हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए चलिए आज की हमारी मानवास शुरू करते हैं। उसे एक बिगड़ी हुई खलनायिका के रूप में जाना जाता था, जिसकी बदनामी बहुत ज्यादा थी। लेकिन दुर्भाग्य से सबके लिए उसके शरीर पर एक असली डीमन लॉर्ड ने कब्जा कर लिया है, जिसे गुस्से की समस्या है और जिसमें मानवीय शिष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं है। 3 नौकरानियां एक कमरे की सफाई में बिजी है, लेकिन उनका असली ध्यान हाई सोसाइटी के नवीनतम घोटाले पर जमकर चर्चा करने पर है। वे उस युवती के बारे में कानाफूसी करते हैं जिसने एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर दी है। यह सवाल उठाते हैं कि उसने एक नॉवेल लेडी पर, जिसने उसी तरह की कपड़े पहनी हुई थी, शराब क्यों डाली और वह लगातार परिवार की संपत्ति को कैसे बर्बाद करती है। वे फुसफुसाते हैं उसका नया कारनामा कहीं ज्यादा सीरियस है, क्योंकि युवराज की साथी हाल ही में आयोजित शाही भोज में रहस्यमय तरीके से बेहोश हो गई थी। एक नौकरानी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि लेडी ही जरूर से दोषी है, क्योंकि वह युवराज के प्रति अपने खुख्यात रूप से पागलों की तरह जुनून के लिए जानी जाती है। तेज कदमों की आहट से उनकी गपशप अचानक रुक जाती है। नौकरानियां घबरा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। ठीक उसी समय ड्यूक अपनी प्यारी बेटी को पुकारती हुए कमरे में घुस आए। वह जरा भी समय बर्बाद किए बिना उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह परिवार की इज्जत पर दाग लगाने के लिए उसे जमकर फटकार लगाता है और पूछता है कि इस बार वह क्या बहाना बनाएगी। वह दावा करता है कि उसने उसकी मरी हुई माँ की खातिर उसके पिछले बिहेवियर को नजरअंदाज किया था, लेकिन आक्रामक रूप से यह जानने की मांग करता है कि वह आखिरकार कब होश में आएगी। डर से सहम जाने की बजाय हमारी नायिका पूरी तरह से अचंभित दिखती है और अचानक एक जोरदार आरोप लगा देती है, फिर एक ऐसे कदम में जिससे पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। वह ड्यूक को तुरंत एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। हमारी नायिका बस अपने दर्द करते हाथ को नीचे देखती रहती है, सचमुच इस बात से हैरान है कि किसी को मारने से उसकी हथेली में दर्द क्यों हो रहा है। इस बीच ड्यूक पूरी तरह से जमकर खड़ा है। उसका दिमाग इस घोर अपमान को समझने में पूरी तरह से विफल हो रहा है। असलियत में कुछ समय के लिए दानव लोक की ओर मुड़ जाती है, जो 9 प्राचीन प्राणियों द्वारा शासित एक अंधकारमय भूमि है, जिन्हें डीमन लॉर्ड के रूप में जाना जाता है। हमारी नायिका सच में कॉन्ट्रैक्ट की लॉर्ड है, एक ऐसी माहिर है जो खुद डीमन लॉर्ड द्वारा पसंद किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में माहिर है। वह पाताल लोक की एक शक्तिशाली शासक है, जो मात्र एक नजर से उड़ते हुए चमगादड़ों को भी मार गिराने की हिम्मत रखती है, या कम से कम उसे ऐसा होना चाहिए था, इससे पहले कि वह किसी तरह इस इंसानी खलनायक के कमजोर शरीर में प्रवेश कर ली। वर्तमान में लौटते हुए हमारी लड़की खुद को इतनी दयनीय सिचुएशन में पाकर बेहद गुस्से में है। वह ड्यूक को घूरती है, उससे पूछती है कि उस इंसान ने उसके साथ क्या किया है और क्या उसे हमेशा के लिए मरने की इच्छा है। वह तुरंत अपनी काली शक्ति को बुलाकर उसे वही खत्म करने की कोशिश करती है। हालांकि जैसे ही वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, अचानक 2 चमकते हुए जादुई भयंकर गुस्सा बरसाने की बजाय वह हिंसक रूप से भारी मात्रा में खून उगल देती है। घबराया हुआ ड्यूक उसका नाम चिल्लाता है और हड़बड़ी में किसी को डॉक्टर को बुलाने का आदेश देता है। कुछ समय बाद हमारी नायिका अपने आलीशान बिस्तर पर आराम कर रही है। वह अपने दयनीय रूप से कमजोर हाथों और अनावश्यक रूप से लंबे सुनहरे बालों को घूरती है और अपने नए मसल शरीर को बेहद चिड़चिड़ा पाती है। एक नौकरानी धीरे से पास आती है, उसकी असुविधा के लिए माफी मांगती है और उसकी चेहरा पहुंचने की पेशकश करती है। इसी बीच डॉक्टर उसके ऊपर झुककर उसके दिल की जांच कर रहा है। हमारी नायिका उस इंसान से अपनी छाती को छू रही उस घिनौनी चीज को हटाने की मांग करती है, लेकिन डॉक्टर शांति से क्लियर करता है कि यह बस एक चिकित्सा उपकरण है और उससे इसे सहन करने के लिए कहता है। हमारी नायिका मन ही मन घबरा जाती है, यह महसूस करते हुए कि अगर यह बात फैल गई कि एक शक्तिशाली डीमन की जांच एक इंसानी डॉक्टर ने की थी, तो वह एक हंसी का पात्र बन जाएगी।
चिंतित नौकरानी पूछती है कि क्या ड्यूक के जोरदार प्रहार से सीरियस आंतरिक चोटी आई है। हमारी नायिका जानती है कि थप्पड़ का इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे एक एहसास हुआ कि यह नुकसान जादू का लापरवाही से इस्तेमाल करने की कोशिश के कारण हुआ। किसी ने उसकी आत्मा पर सीधे एक शक्तिशाली मोहर उकेरने में कामयाबी हासिल की। एक ऐसा जाल जो इतना शक्तिशाली है कि जादू का जबरदस्ती इस्तेमाल करने से भी वह पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। ये जानते हुए कि कोई साधारण इंसान इसे अंजाम नहीं दे सकता, वह अपने जाने माने संदिग्धों के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि क्या यह प्रभुत्व के देवता डेंटालियन ही थे जो हमेशा उसे नाखुश निगाहों से देखते थे। फिर उसे शक होता है कि सपनों की रानी एनेट हमारी नायिका द्वारा ताश के खेल में खुलेआम धोखाधड़ी करके उसका मनचाहा विला जीतने के बाद बदला लेने की कोशिश कर रही है। अंत में वह इस बात पर विचार करती है कि यह आकर्षक मानव शरीर बिल्कुल उसके प्रकार का है। अंततः डॉक्टर ने चुप्पी तोड़ी और नौकरानी को दिलासा दिया कि कोई सीरियस स्वस्थ समस्या नहीं है और युवती जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। नौकरानी हताशा में लगभग रोने लगती है, खून के विशाल धब्बे की ओर इशारा करते हुए, और यह मानने से इनकार करती है कि सब कुछ ठीक है। नौकरानी को एक तरफ खींचकर डॉक्टर फुसफुसाते हुए लेडी की वर्तमान मानसिक सिचुएशन के बारे में पूछता है। नौकरानी फुसफुसाते हुए जवाब देती है कि उसकी बोलने का तरीका बेहद अजीब है। एकदम शांत लेटी हुई हमारी बच्ची हर एक शब्द को ध्यान से सुनती है और उसे एहसास होता है कि पहचान उजागर हो गई तो यह एक बहुत बड़ी आपदा होगी। नौकरानी का सुझाव है कि क्योंकि लेडी वैसे भी सन की बिहेवियर करती है, इसीलिए हो सकता है कि वो फिर से याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। डॉक्टर बीच में दखल देते हुए अनुमान लगाते हैं कि उसकी अजीब शब्दावली का मतलब है कि यह लोकप्रिय मेलोड्रामाटिक रिग्रेशन उपन्यासों की नकल कर रही है। नौकरानी ने बड़े गुस्से में कहा कि हमारी लेडी ने पिछले महीने जानलेवा बीमारी का बहाना बनाया था और 3 महीने पहले ही भूलने की बीमारी का नाटक किया था। अपनी मेडिकल हिस्ट्री सुनकर हमारी नायिका को एहसास होता है कि इस शरीर का ओरिजिनल मालिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। बाद में नौकरानी औपचारिक रूप से उसे संबोधित करती है और पुष्टि करती है कि उसका नाम इजाबेला डंकन है। हमारी नायिका अपने मेजबान के साथ नाम साझा करने के अप्रिय संयोग से बहुत परेशान है। उसे विनम्रता से आगाह करती है कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है और लोग खुलेआम उसे विलन कहते हैं। हमारी लड़की तुरंत उत्साहित हो जाती है, यह सोचकर कि शायद यह शरीर उतना बुरा भी नहीं है। वह एक्साइटेड होकर अपने द्वारा मारे गए लोगों की संख्या पूछती है और सैकड़ों या हजारों में अनुमान लगाती है। नौकरानी पूरी तरह से डरी हुई है, हत्याओं से इनकार करती है, अपने मानसिक सिचुएशन पर सीरियसली सवाल उठाती है। हमारी नायिका बेहद निराश है और सोच रही है कि कोई बिना एक भी हत्या किए विलन की उपाधि कैसे हासिल कर सकता है। नौकरानी ने बताया कि उन भयानक कृत्यों में बस शराब गिराना और एक लड़की को थप्पड़ मारना ही शामिल था। हमारी नायिका अपने मेजबान शरीर द्वारा किए गए दयनीय जीवन विकल्पों पर सीरियस सवाल उठाती है। इसके बाद नौकरानी परिवार की दुखद गाथा सुनाती है और बताती है कि इजाबेला कभी सचमुच एक देवदूत हुआ करती थी, लेकिन प्रसव के बाद उसकी मां के निधन के बाद सब कुछ बिखर गया। क्योंकि इजाबेला मरी हुई लेडी से काफी मिलती जुलती थी, इसीलिए शोकग्रस्त ड्यूक ने उससे पूरी तरह परहेज किया। उसका बड़ा भाई गैब्रियल भी इतना शोकग्रस्त था कि वह अपनी छोटी बहन की देखभाल करने में असमर्थ था। हमारी नायिका तुरंत भाई के नाम पर ध्यान केंद्रित करती है, यह महसूस करते हुए कि गैब्रियल बिल्कुल उसी नाम का है जो एक बेहद घृणित महादूत का नाम है। नौकरानी ने बताया कि मरी हुई लेडी बेहद धर्मनिष्ठ थी। हमारी बेटी को लगता है कि इंसानों के स्वाद और नाम बेहद अजीब होते हैं। विषय बदलते हुए नौकरानी ने कहा कि वे बहुत देर तक बाहर रहे हैं और उन्हें वापस अंदर चले जाना चाहिए। तभी उसका भाई गैब्रियल लापरवाही से घटना स्थल पर आता है और बताता है कि उसने सुना है कि उसने खून की उल्टी की है। कमरे में सहजता से प्रवेश करते ही नौकरानी ने आदरपूर्वक यंग मास्टर को प्रणाम किया। वह बिना समय बर्बाद किए परेशान करना शुरू कर देता है। हमारी नायिका के सिर के ठीक ऊपर उंगली रखकर पूछता है कि इस बार वह कौन सा घटिया काम कर रही है।
वह शिकायत करता है कि उसके पास ध्यान आकर्षित करने के अनगिनत तरीके हैं और वह सोचता है कि वह कब तक रोजाना परेशानी खड़ी करती रहेगी। नौकरानी पूरी तरह से डरी हुई दिख रही है, जबकि हमारी नायिका इस घोर दुस्साहस पर बेहद गुस्सा है। वह उसकी कलाई को कसकर पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह डराने के लिए उसके बेहद करीब झुक जाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह और दूसरा प्रवारी व्यक्ति वास्तव में जीवन के प्रति अपने संपूर्ण को महत्व नहीं देते। उसे पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से वह अपनी काली जादुई शक्तियों का आह्वान करने का प्रयास करती है। पल भर में जादू का उल्टा असर उस पर फिर से पड़ता है। वह हिंसक रूप से खांसती हुई अपने भाई के महंगे कपड़ों पर ढेर सारा असली खून उगल देती है। वह पूरी तरह से घबरा जाता है और उसके कपड़े और खुद के कपड़ों पर फैले ताजा खून को घूरने लगता है। हमारी नायिका मन ही मन अपनी बेवकूफी पर मन ही मन कोसती है कि उसने ठीक वही गलती 2 बार दोहराई। भयभीत जादूगर दशहद में चीख उठता है। उसके भाई का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो वह सीने से बाहर निकल आएगा और वह बेताब होकर उसकी ओर अचानक झुक गया। अचानक उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसकी आंतरिक चोटें असली है। वह बेचैनी से यह जानने की मांग करता है कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है और दर्द कब शुरू हुआ। हमारी नायिका उसे ऐसे घूरती है जैसे उसने अभी अभी सुझाव दिया हो कि सूप को कांटे से खाया जाए। वह इस बात से बेहद हैरान है कि कोई इंसान खुलेआम नापसंद किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में चिंता करने में अपना समय बर्बाद करेगा। दानव लोक में यदि काम वासना का स्वामी उसके सामने खून की उल्टी कर दे तो वह उस बेवकूफ से बस इतना कहेगी कि जल्दी से खून बहकर गायब हो जाओ। उस परिदृश्य की कल्पना मात्र से ही वह बेहद तरोताजा महसूस करती है, जिससे उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान फैल जाती है। उसका भाई उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखता है जैसे उसने जीवन से पूरी तरह से हार मान ली हो। वह उसे कंधों से मजबूती से पकड़ लेता है, इलाज करने पर जोर देता है और एक पुजारी को बुलाने के लिए अपने उच्च पद का इस्तेमाल करने की पेशकश करता है। हमारी नायिका ने लगभग उसका हाथ झटक दिया और आक्रामक ढंग से जोर देकर कहा कि वह ठीक है। वह मानसिक रूप से घबरा जाती है, यह जानते हुए कि एक पवित्र पुजारी तुरंत उसकी राक्षसी पहचान को उजागर कर देगा। उसकी अचानक इनकार से उसे गहरा चोट लगता है। वह सिचुएशन को पूरी तरह से गलत समझता है, यह मानकर कि यह ध्यान आकर्षण करने के लिए किया गया एक और रेडिकोलस नाटक है। वह क्लियरली कहता है कि दूरी बनाए रखना पसंद करता है। वह मुड़ता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए मना करता है। वह खुशी खुशी कहती है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह मन ही मन स्वीकार करता है कि इज़ाबेला ने सच में उसे कुछ समय के लिए डरा दिया था। हमारी नायिका को उसकी अज्ञानता दयनीय लगती है और वह उसे अब से आधिकारिक तौर पर गैबी नाम से पुकारती है, क्योंकि उस बेवकूफ ने यह भी नहीं देखा कि उसकी बहन की आत्मा पूरी तरह से बदल दी गई थी। खून से लथपथ उस सीन को देखते हुए उसे अचानक पोखर से एक हल्की लाल औरा उठती हुई दिखाई दी। उसे एहसास होता है कि भले ही यह एक छोटा सा अंश हो, लेकिन उसकी जादुई शक्तियां सच में वापस आने लगी है। इसी बीच ड्यूक डॉक्टर से तीखे सवाल कर रहा है और यह जानने की मांग कर रहा है कि क्या वह अभी भी आंतरिक रक्तस्राव का कारण नहीं ढूंढ पा रहा है। डॉक्टर घबराते हुए क्लियर करता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। ड्यूक हठपूर्वक इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। इज़ाबेला के दृढ़ निश्चय की तारीफ करता है और दावा करता है कि उसकी एक्टिंग स्किल में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। डॉक्टर का तर्क है कि केवल इसीलिए कि वह सटीक कारण का पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह नाटक कर रही है। ड्यूक ने जवाब दिया कि उन्होंने देश के सबसे बेहतरीन चिकित्सक को नियुक्त किया है, इसीलिए यदि उन्हें कोई चोट नहीं मिलती है तो वह चोट है ही नहीं। डॉक्टर ने बताया कि खून के सबूत निर्विवाद थे और उन्होंने मंदिर से दैवीय सहायता मांगने का पर जोर सुझाव दिया। ड्यूक मंदिर को इसमें शामिल करने के थॉट को पूरी तरह से खारिज कर देता है। वह डॉक्टर को कड़वाहट से याद दिलाता है कि इज़ाबेला ने पहले खुद को
संतवादी बताकर अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। मंदिर को उसका नाम बिल्कुल नापसंद है और ड्यूक का कहना है कि उसने अपने जीवन काल में ही काफी नकारात्मक ध्यान आकर्षित कर लिया है। वह आक्रामक ढंग से डॉक्टर को खारिज कर देता है। अपने ऑफिस में अकेले रह गए ड्यूक अपनी कनपट्टी मलते हुए आह भरते हैं, यह सोचकर कि इजाबेला उन्हें हमेशा पूरी तरह से निराश कर देती है। उसी शाम बाद में नौकरानी जैसी को गलियारे में मोमबत्तियां जलाने में बहुत परेशानी हो रही है। एक खास मोमबत्ती रहस्यमय तरीके से हर बार माचिस जलाने पर बुझ जाती है। वह अपनी सामग्री के तेजी से खत्म होने की शिकायत करती है। इस बात से पूरी तरह अनजान कि हमारी नायिका चुपके से आग बुझाने के लिए जादू का एक छोटी सी तरंग का इस्तेमाल कर रही है। हमारी नायिका मन ही मन नौकरानी से माफी मांगती है और चाहती है कि नौकरानी कम से कम 10 बार और असफल हो जाए ताकि उसे सोचने के लिए कुछ शांति और सुकून मिल सके। उसे एहसास होता है कि उसकी हाल ही में वापस आई जादुई शक्ति बेहद कमजोर है, जो किसी राक्षसी शक्ति की वजह एक बुरी चिंगारी की तरह काम करती है। कोई उसे सक्रिय रूप से नहीं देख रहा था तो उसने ध्यान करने और अपने आत्मा को इजाबेला के शरीर से बांधने वाली जादुई मोहर का निरीक्षण करने का अवसर लिया। चमकते हुए गोल घेरों को छूते ही उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक साधारण सील नहीं है बल्कि एक अत्यंत जटिल कॉन्ट्रैक्ट सर्कल है। एक कॉन्ट्रैक्ट सर्कल यह साबित करता है कि एक डीमन के साथ एक औपचारिक सौदा किया गया था, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लॉर्ड के रूप में उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता की सख्त जरूरत होती है। इससे वह साबित होता है कि ओरिजिनल इंसान इजाबेला ने एक राक्षस से समझौता किया था। पाताल लोक के सर्वोपरि नियमों के अनुसार डीमन को इंसान की इच्छा पूरी करनी होगी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उसका तत्काल विनाश हो जाएगा। आईने में अपनी दयनीय मानवीय छवि को घूरते हुए हमारी नायिका इस गड़बड़ में घसीटे जाने पर गुस्से से भरी हुई है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इजाबेला की ओरिजिनल इच्छा को पूरा करना ही सील को तोड़ने, उसकी पूरी जादुई शक्ति को फिर से पाने और उसके सही शरीर में लौटने का एकमात्र तरीका है। वह कसम खाती है कि जिसने भी उस पर यह झंझट भरा काम थोपा है उसे ढूंढ निकालेगी और उसका सिर धड़ से अलग कर देगी। अंत में जैसी विजयी भाव से कमरे में प्रवेश करती है, आग जलाने का दावा करना है और इसका दोष एक खराब माचिस की डिब्बी पर डालती है। हमारी नायिका ने नौकरानी की अत्यधिक हंसमुख थोड़ी डरावनी मुस्कान को देखा और फिर दृढ़ता से उसका नाम लेकर उसे पुकारा। अचानक सीरियस लहजे से जैसी थोड़ा घबरा जाती है और वह तुरंत किसी भी तरह के अपमानजनक ख्याल होने से इनकार करती है। नौकरानी के आंतरिक अपराध को नजरअंदाज करते हुए हमारी नायिका तुरंत ड्यूक और गैबी से मिलने की मांग करती है। यंग लॉर्ड के लिए रखे गए इस अजीबोगरीब नए निकनेम से जैसी बेहद कंफ्यूज्ड है। हमारी नायिका मन ही मन यह अनुमान लगाती है कि गैबी के साथ बातचीत के तुरंत बाद उसकी जादुई शक्तियां थोड़े समय के बाद के लिए वापस आ जाने के कारण इजाबेला की बड़ी इच्छा का सीधा कॉन्ट्रैक्ट उसे उलझे हुए परिवार से होना चाहिए। एक खतरनाक दृढ़ मुस्कान बिखरते हुए यह वादा करती है कि वह अपने नए परिवार के सदस्यों का हर दिन आक्रामक रूप से सामना करेगी जब तक कि वह उनसे पूरी तरह से तंग न आ जाए। जैसी ने विनम्रता पूर्वक क्लियर किया कि उन दोनों को पहली मंजिल के भोज कक्ष में रात का खाना खाना चाहिए। नौकरानी ने गौर किया कि लेडी का खाना हमेशा की तरह उसके कमरे में पहले ही लाया जा चुका है और उसने पूछा कि क्या वह नीचे जाना पसंद करेगी। अपनी प्लेट में रखी सलाद की निरस्ता को देखते हुए हमारी नायिका बेहद नाराज हो जाती है और पूछती है कि क्या ड्यूक के परिवार का पैसा पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि वह उसे घास के अलावा कुछ नहीं परोस रहे हैं जिसे खरगोश भी कुतर कर खाएंगे। जैसी इस अचानक हुए हंगामे से पूरी तरह से दंग है और उसे यह समझाने में मुश्किल हो रही है कि खरगोश और गरीबी का इसे क्या लेना देना है। हमारी नायिका अपनी उलझन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और तुरंत खाने की मेज पर ले जाने की मांग करती है। जैसी बेतहाशा
जोर देती है कि उसे पहले अपने कपड़े बदलने होंगे, लेकिन हमारी नायिका का कहना है कि कपड़े पहनना बहुत झंझट भरा काम है और वह आक्रामक रूप से उसकी बातें सुनने से इनकार कर देती है। जैसे ही वे बड़े आलीशान गलियारे से नीचे उतरे, हमारी नायिका मन ही मन इस बात पर पछतावा करने लगी कि उसने 500 साल पहले अपनी इच्छा से एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट के बाद से उसने कसम खाई कि वह फिर कभी इंसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगी। यह देखते हुए कि उनकी जीवन अवधि दयनीय है और 5 शताब्दियों के बाद उनके पूर्व अनुवर्तकर्ता का एक भी निशान नहीं बचा है, हमारी नायिका बेखौफ होकर खाने की मेज में घुस जाती है और ड्यूक और गैबी के खाने में पूरी तरह से बाधा डालती है। दोनों पुरुष उसके अचानक पायजामे में प्रकट होने से पूरी तरह हैरान है। ड्यूक उठ खड़ा होता है और सवाल करता है कि वह इतनी दूर नीचे क्यों आई। हमारी नायिका उनकी प्लेटों पर एक नजर डालती है और मन ही मन गुस्सा हो जाती है, यह देख कर कि यह उदंड बेवकूफ लोग मांस अपने लिए जमा कर रहे हैं जबकि उसे घास खिला रहे हैं। वह आक्रामक ढंग से तुरंत मांस दिए जाने की मांग करती है। ड्यूक हैरान रह जाता है, उसे याद दिलाता है कि वह उपवास को लेकर बहुत हंगामा करती थी और जानना चाहता है कि एक नॉवेल लेडी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, खासकर जब वह स्लीप वियर पहने हुए हो। गैवी भी उसके बिहेवियर से पूरी तरह हैरान है, लेकिन अचानक वह कर्मचारियों पर चिल्लाने लगता है और उनसे उसे खाना खिलाने की मांग करने लगता है। वह आक्रामक ढंग से यह बताता है कि क्योंकि यह एक ड्यूक का परिवार है इसलिए उनके पास उसे परोसने के लिए पर्याप्त से ज्यादा मांस होना चाहिए। वह गुस्से में आकर शेफ को तुरंत स्टेक लाने का आदेश देता है। ड्यूक अपने बेटे को घूर रहा था, उसके अचानक सुरक्षात्मक बिहेवियर से पूरी तरह से अचंभित है, जबकि हमारी नायिका चुपचाप सवाल करती है कि वह इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है। स्टैक तुरंत आ जाता है और हमारी नायिका के मुंह में पानी आ रहा है। वह एक चाकू उठाती है और तुरंत मांस को काटना शुरू कर देती है। ड्यूक और गैवी दोनों ही उसके असह्य भोजन बिहेवियर को देखकर घोर भयभीत हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर के नौकर भी आपस में खुलकर हंसने लगते हैं। ड्यूक ने सवाल किया कि क्या वह चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना पूरी तरह से भूल गई है और पूछा कि क्या ध्यान आकर्षित करने की उसकी नई नाटक की शुरुआत है। हमारी मेन लीड उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, पूरे स्टेक को अपने चाकू से गो देती है और उसे एक ही बड़े निवाले में खाने की कोशिश करती है। गैवी तुरंत उसका बचाव करते हुए उसके पिता पर चिल्लाता है कि उसे अकेला छोड़ दो और उस बच्चे को परेशान करना बंद करो जो खाना खाने की कोशिश कर रहा है। ड्यूक को बहुत बुरा लगा और उन्होंने जोर से पूछा कि जब उनके पिता बोल रही थी तो उनका बेटा इतने अपमानजनक लहजे का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। गैबी ने तीखे शब्दों में पलटवार करते हुए पूछा कि उसने कभी सचमुच पिता की तरफ व्यवहार किया है या नहीं। दोनों आदमी तुरंत एक दूसरे को आक्रामक तरीके से ताने मारने लगे, बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे। जैसे कि बगल में खड़ी हमारी नायिका चुपचाप बहस देखती है और यह महसूस करती है कि इस परिवार की सिचुएशन पूरी तरह से खराब है। ड्यूक चिल्लाता है कि एक पिता को कम से कम अपने बच्चों के खाने के तौर तरीकों को सुधारना तो आना ही चाहिए, जबकि गैवी गुस्से में जवाब देता है कि अगर वह एक अच्छे पिता की तरह बिहेवियर करता तो उसके साथ भी वैसा ही बिहेवियर किया जाता। हमारी नायिका शांति से अपनी शराब की चुस्की लेती है और मन ही मन ड्यूक को 2 बेहद बुरे बच्चों की परवरिश करने के लिए कोसती है। उसे अचानक एक अवधारणा याद आती है जिसके बारे में उसने बहुत पहले सुना था। नरक की आग से पैदा हुआ राक्षसों के जैविक माता पिता नहीं होते, लेकिन वे राक्षस देवता को अपना माता पिता मानते हैं। उसे राक्षस देवता को सफलतापूर्वक कैद करने से ठीक पहले का अंतिम समय क्लियरली याद है। उसने उसके विश्वासघात से बेहद आहत होकर गुस्से में उसका नाम चिल्लाया था। उसने उसे ठंडे लहजे में याद दिलाया कि उसी ने उसे सिखाया था कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करना पड़े और उसे चुपचाप हार मान लेने के लिए कहा। जब उसे सील किया जा रहा था तब दानव देवता ने करवाहट से घोषणा की कि उसका संतान पालन पोषण पूरी तरह से असफल रहा। हमारी नायिका अचानक जोर से मुस्कुराती है, मानो बिना किसी कारण के कह रही हो कि बच्चे का पालन पोषण पूरी तरह से विफल हो गया है। यह कहते समय वह सीधे ड्यूक की ओर इशारा करती है, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित रह जाता है। हालांकि गैवी लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अपने पिता से चिल्लाना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह बिल्कुल सही कह रही है। उन्होंने गौर किया कि बूढ़े व्यक्ति ने वैसे भी
उनमें कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। ड्यूक पूरी तरह से दंग रह गया। अपने 2 भयानक बच्चों द्वारा उसके खिलाफ आक्रामक रूप से एक झूठ होने से वह अभिभूत है। मेन बटलर आगे बढ़ता है और पूरी तरह से पराजित ड्यूक को सांत्वना देने का कोशिश करता है। फिर गैबी हमारी नायिका की ओर मुड़कर उससे सवाल करता है कि जब वह पहले मोटापा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को मना करती थी तो अचानक उसे मांस खाने की इच्छा क्यों हो रही है। हमारी नायिका को आखिरकार समझ में आ गया कि उसे पहले सिर्फ घास के टुकड़े ही क्यों परोसे जाते थे। वह शांत भाव से कहती है कि अब उसे अपने खाने को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। वे दोनों उसके सीधे साधे जवाब से बहुत हैरान है। मन ही मन हमारी नायिका यह तय करती है कि जब तक वह इस इंसानी शरीर में फंसी हुई है तब तक वह जितना हो सके उतना मांस खाएगी। वह जोर शोर से घोषणा करती है कि अब से वह हर भोज में मांस की मांग करती है। गैबी उसे घूरता रहता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वह कितनी सीरियस है, लेकिन वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और फिर से शेफ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वह उग्र भाव से उन्हें रसोई में रखा सारा मांस बाहर लाने का आदेश देती है और नाटकीय ढंग से सुझाव देता है कि वह तुरंत सभी मांसपेशियों और भेड़ों का हत्या कर दे। यंग लॉर्ड की तीव्र ऊर्जा से पूरी तरह भयभीत होकर रसोइया घबराकर सहमत हो जाता है। हमारी नायिका सचमुच प्रभावित है और उसने फैसला किया है कि भले ही गैबी पहले घमंडी था, लेकिन अगर उसने कभी उसे नाराज करने वाला कुछ किया तो वह उसकी जान 2 बार बख्श देगी। गैबी गुस्से से अपने नाखून चबा रहा है। मन ही मन घबरा रहा है कि परिवार का माहौल इतना खराब कैसे हो गया और सोच रहा है कि किस भयानक घटना ने इस बदलाव को जन्म दिया। इसी बीच हमारी नायिका ने फैसला किया कि वह कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे खुलेआम अनादर को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह बड़ी फुर्ती से एक स्टेक नाइफ उठाती है और उसे सीधे उस बटलर पर फेंक देती है जो थोड़ी देर पहले उस पर हंस रहा था। नाइफ बाल उसकी आंख के पास से गुजरी, जिससे उसके गाल पर एक साफ खरोच आ गई। जब गैबी ने इजाबेला का नाम चिल्लाते हुए उससे पूछा कि वह क्या कर रही है तो बटलर दहशत से चीख उठा। हमारी नायिका शांत भाव से भयभीत बटलर के पास जाती है और उसने दीवार से चाकू निकाला और सीधे उसके चेहरे पर तान दिया। धीरता से कहा कि वह बस उचित पदानुक्रम सिखा रही है। कहानी में एशियाई साम्राज्य की अत्यधिक आलोचनात्मक राजनीतिक सामाजिक राजनीति को समझाने के लिए एक संक्षिप्त मोड़ लिया गया है। समाज के शिखर पर विराजमान 3 ड्यूकल परिवारों में से डंकल हाउस को सबसे अलग थलग माना जाता है। वह एकमात्र ऐसे परिवार है जिनके पूर्वजों में कोई प्राचीन नायक नहीं है। 500 साल पहले नायकों के एक समूह ने सफलतापूर्वक दानव देवता को कैद कर लिया, जिससे उन्हें शाही और उच्च पदवी प्राप्त हुई। तब से उनके वंशज आराम से जीवन यापन करते आ रहे हैं। अपने पूर्वजों की विरासत को एक स्थायी मुफ्त पास की तरह मानते हुए इस अलिखित सामाजिक पदानुक्रम के कारण अन्य कुलीन परिवार डंकल परिवार को लगातार बाकी परिवारों से एक क्लियर निचले पदायन पर मानते हैं। गैब्रिएल हमेशा से ही इस घमंडी सोच से पूरी तरह असहमत रहा है। वह सच में अपने परिवार को अद्भुत मानता है, ठीक इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तिशाली सिचुएशन पूरी तरह से निर्मम योग्यता के दम पर हासिल की है, न कि किसी मृत नायक की तारीफ में गीत लिखकर। वह शायद कम उम्र में ही तलवारबाजी में माहिर बनने की अपनी उपलब्धि का जिक्र कर रहा होगा। हालांकि वह पूरी तरह से स्वीकार करता है कि ड्यूक एक बिल्कुल ही बेकार पिता है, फिर भी वह उस बूढ़े इंसान को एक अविश्वसनीय रूप से कुशल योद्धा के रूप में सम्मान करता है। गैब्रिएल को पूरा विश्वास है कि परिवार का रिकॉर्ड पूरी तरह से त्रुटिहीन है, सिवाय एक बेहद बड़े दाग के जो किसी आपदा की तरह है। वह दाग उसकी छोटी बहन का है। उन्हें अतीत में हुए एक सामाजिक कार्यक्रम की घटना स्पष्ट रूप से याद है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक अन्य कुलीन महिला पर शराब का पूरा गिलास उड़ेल दिया था, बस इसलिए कि उसने एक उसके जैसा कपड़ा पहना था। जब उसने गुस्से में चिल्लाती हुई कहा कि एक मामूली काउंट की बेटी ने उसकी नकल करने की हिम्मत कैसे की, तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इस समय तक गैब्रिएल हमेशा अपनी बहन को एक बिल्कुल बिगड़ेल बच्ची मानता था, जो बचकाना नखरे दिखाने और रोजाना सामाजिक उपद्रव करने के अलावा और कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। वर्तमान वास्तविकता में अचानक वापस लौटते हुए गैब्रिएल पूरी तरह से सदमे में दिखता है कि हमारी
नायिका एक डरी हुई बटलर को एक नुकीले चाकू से दीवार से चिपका देती है। ड्यूक अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, पूरी तरह से अचंभित होकर यह जानने की मांग करते हुए कि कर्मचारियों को उनका उचित स्थान सिखाने से उसका क्या मतलब है। गैब्रिएल की आत्मा व्यवहारिक रूप से उसके शरीर से निकल जाती है। इस बात से अनकंफर्टेबल होकर कि बूढ़ा इंसान आखिरकार उसे परिवार से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा, वह हताशा में उसे हथियार नीचे रखने और नौकर से तुरंत माफी मांगने का आदेश देता है। हमारी नायिका आक्रामक ढंग से मजाक उड़ाती है और सवाल करती है कि आखिर उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए। वह कठोर स्वर में कहती है कि अगर वह अब पीछे हट जाती है तो नौकर को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। इससे भी बुरा यह है कि वह गलत तरीके से यह मान लेगा कि गैब्रिएल उसके पक्ष में है, जिससे कर्मचारी इतने अहंकारी हो जाएंगे कि वे खुलेआम उसका फिर से अपमान करेंगे। वह अपने भाई की ओर मुड़ती है और तीखे आवाज में पूछती है कि क्या वह ऐसी दिखती है जो अपमानित होना चाहती हो। गैब्रिएल उसकी तेज बुद्धि से पूरी तरह से चौकित हो जाता है और तुरंत ही उसके मुंह से शब्द गायब हो जाते हैं। वो पूरी तरह से जमकर खड़ा रह गया और मन ही मन मान लिया कि वह बिल्कुल सही कह रही है। कोई भी सच्चा कुलीन व्यक्ति खुलेआम अवज्ञा करने पर किसी आम आदमी से कभी माफी नहीं मांगेगा। अचानक ही उस पर अपराध बोध की एक भारी लहर टूट पड़ती है। उच्च समाज में उसके साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव किया जाता है और अपने ही घर में उसे काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है, उसे देखते हुए यह पूरी तरह से समझ में आता है कि कर्मचारी उसे अप्रत्यक्ष रूप से नीचा समझते हैं। उसे एहसास होता है कि वह शायद धीरता से मानती है कि कुछ ही समय में उसका अपना परिवार उसे पूरी तरह से त्याग देगा। उसे नौकरानी के उपहासों के इतने वर्षों तक नजरअंदाज करने का गहरा अफसोस है और वह चुपचाप सोचता है कि अगर वह सच में उसके साथ खड़ा होता तो क्या चीजें अलग तरह से घटित होती। उसके अचानक आंतरिक संकट से पूरी तरह भ्रमित होकर हमारी नायिका उसे वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े देखती रहती है। आखिरकार ड्यूक ने गहरी सांस लेते हुए और हैरानी से उसकी और उसे की बात से सहमत होते हुए भारी तनाव को तोड़ दिया। वह इस बात की पुष्टि करता है कि वह ड्यूक परिवार की एक वैध सदस्य है और नौकरों द्वारा खुलेआम उसका मजाक उड़ाए जाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। वह शांत भाव से पूछता है कि वह परिचारकों को किस प्रकार दंडित करना चाहेगी। बिना एक पल भी रुके हमारी नायिका उसे खुशी सुझाव दिया कि वह अपने चाकू का इस्तेमाल करके उनके सिर को उनकी गर्दन से हमेशा के लिए अलग कर देगी। हत्या के उसके हल्के फुल्के सुझाव से पूरी तरह भयभीत होकर गैब्रिएल तुरंत चिल्लाने लगता है। हमारी नायिका से सहजता से खुद यह काम करने की पेशकश करती है, जिससे गैब्रिएल उसे इन बेतुके के विचारों में प्रयास करना बंद करने की गुहार लगाने लगता है। पूरी तरह से अभिभूत और निराश ड्यूक मन ही मन अपने दो बेहद बुरे सपनों जैसी बच्चों की कल्पना अराजक छोटे शैतानों के रूप में करता है जो लगातार उसकी शांति भंग करते रहते हैं। वह दुखी मन से सोचता है कि अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तो क्या उनका पालन पोषण अलग तरह से हुआ होता। ड्यूक अपनी बेटी को धीरता से समझाता है कि उसका यह घिनौना मजाक हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है और उसे याद दिलाता है कि एक उच्च कुलीन व्यक्ति लापरवाही से किसी आम आदमी की जान नहीं ले सकता। हमारी नायिका से मन ही मन सोचती है कि यह बिल्कुल भी मजाक नहीं था, जबकि डरा हुआ नौकर दीवार के सहारे बुरी तरह पसीना बहा रहा है। दबाव बनाकर समझौता करते हुए ड्यूक ने घोषणा की कि अपमानजनक व्यवहार करने वाले नौकरों को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा और उन्हें भविष्य में कभी भी इस जागीर में काम करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वह जोर से अपनी अत्यधिक थकावट की घोषणा करता है और आधिकारिक तौर पर भोजन समाप्त होने की घोषणा करता है। उसके नाटकीय ढंग से चले जाने को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए हमारी नायिका एक दूसरे डरे हुए बटलर की ओर मुड़ती है और आक्रामक ढंग से और ज्यादा मांस की मांग करती है। कर्मचारी तुरंत आज्ञा का पालन करता है। हमारी नायिका खुशी खुशी अपने स्वादिष्ट स्टेक को काटने में वापस लग जाती है, जबकि बाकी सभी कर्मचारी एकदम चुप रहते हैं। उस रात बाद में हमारी नायिका अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। वह अपने हाथ को नीचे देखती है और अपने उंगलियों पर राक्षसी औरे की एक छोटी
चिंगारी को नाचते हुए देखती है। वह इस बात की पुष्टि करती है कि उस अराजक रात्रि भोज के बाद उसकी जादुई शक्तियां जरूर से फिर से बढ़ गई है। यह महसूस करते हुए कि उसकी माना शक्ति बस 2 बार वापस आई है और दोनों बार गैवी सक्रिय रूप से मौजूद था। उसे पूरा शक है कि ओरिजिनल इंसान की महान इच्छा सीधे उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। वह ओरिजिनल मालिक की इस बात के लिए कड़ी आलोचना करती है कि उसने इतनी उथल पुथल जिंदगी जी और कोई उपयोगी डायरी नहीं छोड़ी, और आखिरकार सो जाती है। अचानक सीन में जबरदस्त बदलाव आ जाता है। हमारी नायिका एक अजीब व गरीब सपने में फंसी हुई जागती है और खुद को एक बड़ा भव्य पार्टी के बीच में खड़ी पाती है। अपने आसपास के माहौल से बेहद कंफ्यूज्ड होकर वह सोचने लगती है कि क्या ये अलंकृत पोशाकें किसी रेडिकुलस इंसानी मिलन प्रदर्शन का हिस्सा है। उसे पता है कि वह सिर्फ बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसका शरीर अपने आप ही हिलने लगता है। पास ही खड़ी कुछ अभिमानी महिलाएं आक्रामक ढंग से मुस्कुराने लगती है और खुख्यात बदमाश के आने के बारे में जोर जोर से फुसफुसाने लगती है। हमारी नायिका को एहसास होता है कि वह मेजबान की पुरानी यादों में से एक में फंसी हुई है। वह बेबसी से सुनती रहती है क्योंकि सब जोर जोर से इस बारे में गपशप कर रही होती है कि नवोदित कलाकारों का भोज क्यों स्थगित किया गया। वह दबी आवाज में फुसफुसाते हैं कि क्योंकि उसके साथ कोई पारिवारिक साथी नहीं है, इसीलिए उसके पिता और भाई की स्पष्ट अनुपस्थिति याद यह साबित करती है कि वह उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। एक बेहद क्रूर महिला आत्मविश्वास से कहती है, प्रसव के दौरान अपनी मां की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसके लिए जन्म ही न लेना बेहतर होता। यादों के अंदर ओरिजिनल मालिक आखिरकार अपना आपा खो बैठता है। वह शराब से भरा एक गिलास उठाती है और उसे सीधे सबसे निर्दयी महिला के चेहरे पर फेंक देती है और गुस्से में उसे चुनौती देती है कि वह फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। यादों के अंदर से उच्च समाज के नाटक को घटित होते हुए देखकर हमारी नायिका सच में हिंसक प्रतिक्रिया से प्रभावित होती है और यह निर्णय लेती है कि यह दयनीय इंसान मेजबान सच में पूरी तरह से उसकी पसंद का है। असली एजाबेला उस घमंडी महिला को घूरती है और पूरी तरह से नाटक में शामिल हो जाती है। पूरी तरह भीगी हुई नॉवेल लेडी चीखती है और पूछती है कि आखिरकार वह क्या कर रही है। आसपास मौजूद भीड़ तुरंत कानाफूसी करने लगती है और इजाबेला के खुख्यात रूप से अस्थिर बिहेवियर पर अपना सिर हिलाने लगती है। सीढ़ियों से बेपरवाह इजाबेला ने लापरवाही से शराब का एक गिलास उछाला और जोर से उसे छोटे रईस पर ड्यूक की बेटी की नकल करने की हिम्मत करने का आरोप लगाया। भीड़ ने जोर से आह भरी और उसके कृत्यों को पूरी तरह से अश्लील बताया। किनारे से देखते हुए गैबल पूरी तरह से चुपचाप खड़ा रहता है, जबकि दूसरे रईस खुलेआम उसकी बहन का मजाक उड़ाते हैं। वह दबी आवाज में कहते हैं कि उसका अपना भाई भी उससे दूर रहता है, इस बात पर शर्त लगाते हुए कि वह इतनी नीच हरकतें करने के कारण जल्द ही परिवार से निकाल दी जाएगी। यादों के एक खाली कमरे में स्थानांतरित हो जाती है जहां खलनायिका अकेली दुबकी हुई है, रो रही है और किसी से मदद के लिए बेताब होकर गुहार लगा रही है। इजाबेला अचानक उस अप्रिय याद से जाग जाती है। वह अपनी कमजोर काया का कड़ा मूल्यांकन करती है और मन ही मन असली इजाबेला को सार्वजनिक नाटक शुरू करने के लिए फटकार लगाती है, जिसे खत्म करने का साहस उसमें नहीं था। उसे लोगों की सार्वजनिक रूप से सख्त होने और निजी तौर पर रोने की आदत बेहद निराशाजनक लगती है। उसकी सुबह की आलोचना उस समय अधूरी रह जाती है जब जैसे पूरी तरह से घबराकर कमरे में घुस आती है। नौकरानी घबराकर बताती है कि किसी ने क्रॉस का चिन्ह पूरी तरह से उल्टा बना दिया है और जोर से चेतावनी देती है कि ऐसा करना ईश्वर के विरुद्ध घोर ईर्ष्या निंदा है। हमारी नायिका यानी कि हमारी अभी की इजाबेला शांति से मान लेती है कि वे स्वर्ग के ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं और मन ही मन सोचती है कि वह आदमी शायद कभी कभार थोड़ी बहुत ईश्वर निंदा का आनंद लेता होगा। जैसी उसके लापरवाह रवैये से पूरी तरह से डरी हुई दिखती है और चेतावनी देती है कि ऐसे अपराधी के लिए आम लोगों को सचमुच दाव पर जला दिया जाता है और यहाँ तक कि एक कुलीन व्यक्ति को भी सावधान रहना चाहिए। हमारी इजाबेला इस अवधारणा से सचमुच हैरान है। दानव लोक में वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिलिथ आरामदेह स्पा डे के लिए नियमित रूप से जलते हुए गंधक की झीलों में स्नान किया करती थी। गर्म लपटों के बारे में सोचते ही उसका चेहरा एक शांत पुरानी यादों में भरी मुस्कान में बदल जाता है, जिससे जैसी घबरा कर यह मान लेती है उसकी
लेडी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। विषय बदलने के उम्मीद में नौकरानी ने धीरे से सुझाव दिया कि नाश्ते का समय हो गया है। इजाबेला ने तुरंत यह जानने की मांग की कि क्या भोज में मांस शामिल है। जैसी यह तर्क देने की कोशिश करती है कि सुबह सुबह इतना भारी स्टेक खाने से उसका पेट खराब हो सकता है, लेकिन इजाबेला चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और धीरता से कहती है कि मांस हमेशा सही चॉइस होता है। हार स्वीकार करते हुए नौकरानी वादा करती है कि वह गौ मांस लाती रहेगी और सुबह का अखबार थमा देती है। इजाबेला उस कागज को ऐसे घूरती है जैसे उसे व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची हो और वह सवाल करती है कि कोई उसे पढ़ने की सामग्री क्यों देगा। जैसे बताती है कि युवराज का चेहरा पहले पन्ने पर हर जगह छपा हुआ है और यह भी बताती है कि इसे अतिरिक्त बड़े आकार में छापा गया है क्योंकि उसकी पत्नी को आमतौर पर युवराज को घूरना पसंद होता है। हमारी इजाबेला उस बड़े पिक्चर की जांच करती है। मनीमन स्वीकार करती है कि वह दिखने में काफी अच्छा है, लेकिन क्लियरली जोर से कहती है कि वह अभी भी एक दयनीय इंसान ही है। जैसे डर के मारे लगभग अपने कान ढक लेती है और घबराकर फुसफुसाती है कि शाही परिवार का अपमान करना राजद्रोह है। इजाबेला को इस जगह के राजद्रोह नियमों की इतनी ज्यादा संख्या देखकर बेहद थकान महसूस होती है। वह नौकरानी के घबराहट को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से घोषणा करती है कि राजकुमार अब वैसे भी उसके टाइप का नहीं है। जैसी तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि आजकल उसे किस तरह के पुरुष आकर्षित करते हैं। हमारी इजाबेला के मन में तुरंत 500 साल पहले की एक युद्ध सफेद आत्मा की छवि को उद जाती है। यह उस इंसान का था जिसे वह पाने के लिए बेताब थी, जिसके कारण उसका पहला राक्षसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो आखिरकार एक बड़े विश्वासघात में खत्म हुआ। अपने उन नकारात्मक ख्यालों को अपने तक ही सीमित रखते हुए वह जैसी को यह मानने देती है कि वह बस एक ऐसे पुरुष को पसंद करती है जिसका आंतरिक व्यक्तित्व सुंदर हो। पुरानी दुश्मनी को दरकिनार करते हुए वह अखबार पढ़ने का फैसला करती है, यह जानते हुए कि यह 5 शब्दावलियों के मानव ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका है। वह बताती है कि यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक राज्य से एशियाई साम्राज्य में परिवर्तित हो गया है। राजनयिक घटना के बारे में एक लेख पढ़ते हुए वह पूरी तरह से खो जाती है। चुपचाप सोचती है कि मनुष्य राजनीति पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं जबकि वे अपने दुश्मनों को क्रूर बल से ही खत्म कर सकते हैं। अचानक उसकी नजर युवराज के पूरे नाम एड्रियन मार्टिजन पर टिकी जाती है। यह नाम उसे शारीरिक आघात की तरह लगता है। जैकरी मार्टिनेज वही इंसान ठेकेदार था जिसने 5 सदियों पहले उसे धोखा दिया था। यह जानकर के यह राजकुमार उसका वंशज है, उस पर शुद्ध राक्षसी गुस्से की लहर दौड़ जाती है। उसकी स्तुप्त जादुई शक्ति उसके गुस्से पर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करती है, कमरे में हिंसक रूप से घूमती है और पर्दों को बेतहाशा उड़ा देती है। जैसे घबराकर खिड़कियों की जांच करती है। अचानक आए इस तूफान से वह पूरी तरह से हैरान है। गुस्से से कांपती हुई हमारी नायिका इजाबेला अखबार को अपनी मुट्ठी में बुरी तरह मसल दिया। जैसे ने युवराज का टुकड़े में बिखरे चेहरा देखा और मन ही मन घबरा गई। उसे यकीन हो गया कि उसकी लेडी एक बार फिर राजद्रोह कर रही है। इजाबेला ने मुड़े हुए कागज को एक तरफ फेंक दिया और नौकरानी को सख्ती से आदेश दिया कि वह उसे कूड़ेदान में फेंक दे। वह खुद को गहरी सांस लेने के लिए मजबूर करती है, यह महसूस करते हुए कि वह 500 साल पुरानी दुश्मनी में उलझने का जोखिम नहीं उठा सकती। उसका पहला काम है इजाबेला की उस इच्छा का पता लगाना है जिसके तहत वह सील तोड़कर अपनी जादुई शक्तियां वापस पाना चाहती है। वह मन ही मन प्रिंस और पूरे मार्टिनेज वंश से पूरी तरह से दूर रहने का संकल्प लेती है। हालांकि ब्रह्मांड तुरंत ही उसके धैर्य की परीक्षा लेने का फैसला करता है। जैसी बेहद रोमांचित होकर कमरे में दाखिल होती है और घोषणा करती है कि आखिरकार शाही महल से औपचारिक निमंत्रण आ गया है। वह शायद मानती है कि ड्यूक ने इसे हासिल करने के लिए बेहद मेहनत की होगी। इजाबेला जाने से साफ इनकार कर देती है। भयभीत होकर नौकरानी घबराकर बताती है कि एक कुलीन व्यक्ति शाही परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकता और अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसे समारोह में शामिल होने की विनती करती है। हमारी इजाबेला पूरी तरह चुप रहती है। मन ही मन सोचती है कि क्योंकि वह इजाबेला बनकर जाने के लिए मजबूर है, इसीलिए अलग दिखने और ज्यादा समस्याएं पैदा करने का कोई ज्यादा कारण नहीं है। हालांकि उसे हाल ही में हुआ वह सीन याद है
जिसमें एक मामूली काउंट की बेटी ने खुलेआम उसका अपमान किया था, यह महसूस करते हुए कि इस मानव शरीर को शक्तिशाली सामाजिक समर्थन का गंभीर अभाव है। वह निर्णय लेती है कि बड़े कदम उठाने से पहले उसे राजनीतिक परिदृश्य का ठीक से आंकलन करने की जरूरत है। अपनी राक्षसी अभिमान को अनिच्छा से निगलती हुई वह आखिरकार भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। जैसे उत्साह से उछल पड़ती है और जैसे ही वह ड्रेस और गहनों की प्लानिंग बनाना शुरू करती है, वह लगभग कांपने लगती है, जैसी घबराते हुए एक बड़ी समस्या के बारे में बताती है। हालांकि तकनीकी रूप से उस युवती के पास बहुत सारी महंगी पोशाकें हैं, लेकिन वह उन सभी को पहले ही पहन चुकी है। महल के भोज में पुराने कपड़े पहनना जरूर से बुरी गपशप का कारण बनेगा, क्योंकि घमंडी रईस यह मान लेंगे कि वह पूरी तरह से फैशन से बाहर हो गई है और आधिकारिक तौर पर आप अपने परिवार द्वारा त्याग दी गई है। हमारी नायिका लापरवाही से एक नया खरीदने का सुझाव दिया, लेकिन जैसी ने अजीब तरह से समझाया कि यह बिल्कुल असंभव है। हाल ही में सार्वजनिक तौर पर हुई उनकी लगातार कई आपदाओं के कारण ड्यूक ने उनका पूरा बजट जब्त कर लिया, जिससे उनके पास एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं बचे। हमारी इज़ाबेला बेहद डरी हुई है। उसे इस बात से गहरी ठेस पहुंची कि वह पाताल लोक के सबसे धनी प्राणी है, फिर भी मानव जगत में पूरी तरह से दिवालिया है। वह गुस्से में आकर अपनी कलम को बीच से तोड़ देती है। खड़े होकर वह धीरता से घोषणा करती है कि गरीबी अस्वीकार्य है और घोषणा करती है कि वह तुरंत अविश्वसनीय रूप से अमीर बन जाएगी। जब बेहद कंफ्यूज्ड जैसी पूछती है कि कैसे, तो हमारी इज़ाबेला एक शैतानी मुस्कान बिखरती है और लापरवाही से कहती है कि धन बनाने का सबसे तेज तरीका किसी और की संपत्ति को लूटना है। कुछ समय बाद वे एक गाड़ी में सवार है। जैसी घबराकर उसे वापस मोड़ने की विनती करती है और उस युवती को याद दिलाती है कि वह पूरी तरह से सतर्क रहे। इज़ाबेला ने पूरे आत्मविश्वास से बताया कि किसी ने भी उन्हें जागीर छोड़ने से रोकने की कोशिश नहीं की। असल में गार्डों ने उसके लिए रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था, क्योंकि वह लापरवाही से एक बड़े चाकू लहरा रही थी। गाड़ी से उतरकर इज़ाबेला निडरता से शहर की झुग्गी झोपड़ियों की ओर चल पड़ती है। जैसी बेतहाशा उसके पीछे पीछे जाती है और पूरी धीरता से कहती है कि उसे अकेला छोड़ना नामुमकिन है। जैसे जैसे वे उस अजीब इलाके में और गहराई तक जाते हैं, डरा हुआ जैसी उनसे यह जानने की गुहार लगाती है कि वे वहां क्यों हैं। इज़ाबेला ने बेफिक्री से कहा कि उसकी प्लानिंग बस उन्हीं लोगों को लूटने की है जो लूटे जाने के बाद भी कोई परेशानी पैदा करने से बचेंगे। जैसे लगभग चीखती है और जोर से सवाल करती है कि क्या वह सच में शहर के सबसे गरीब लोगों को लूटने की प्लानिंग बना रही है। इस धारणा से बेहद आहत होकर इज़ाबेला नौकरानी का मुंह ढक देती है और आत्मविश्वास से घोषणा करती है कि वह एकदम सही निशाने पर एक जोरदार प्रहार करने जा रही है। जब जैसी पूछती है कि कौन, तो इज़ाबेला बड़ी फुर्ती से एक कांटा फेंकती है और एक बड़ा चूहे को दीवार पर पूरी तरह से चिपका देती है। वह शांत भाव से छी छी कह रहे चूहे को आदेश देती है कि वह उन्हें अपने मालिक के पास ले जाए। वह हास्यास्पद रूप से चूहे का पीछा करते हुए सीधे एक संदिग्ध धुंधली रोशनी वाले स्थानीय पब में पहुंच जाते हैं। जैसे इस बात को लेकर बेहद असमंजस में है कि उस युवती को इस जगह के बारे में कैसे पता है, लेकिन इज़ाबेला का दावा है कि यह एक व्यापारिक रहस्य है। वह आत्मविश्वास से काउंटर की ओर बढ़ती है। बेहद भीड़ वाली बारटेंडर उसके महंगे कपड़ों का निरीक्षण करती है, धीरता से कहती है कि वह क्लियरली झुग्गी झोपड़ियों से नहीं है और अपना व्यवसाय मांगने के साथ ही गुस्से में अपना हाथ काउंटर पर पटक देती है। हमारी इज़ाबेला आक्रामक ढंग से घोषणा करती है कि उसे चूहा से निपटने का कोई अधिकार नहीं है और वह असली मालिक से मिलने की मांग करती है। यह समझाते हुए कि वह पूरी तरह से सीरियस है, बारटेंडर एक छिपे हुए तहखाने के दरवाजे की ओर इशारा करता है। इज़ाबेला जैसी को ऊपर इंतजार करने का आदेश देती है। पत्ते की तरह कांपते हुए जैसी बेताब होकर उससे जल्दी वापस आने की विनती करती है। इज़ाबेला चुपचाप नौकरानी का आकलन करती है और इस बात पर सीरियस संदेह करती है कि क्या जैसी सच में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है या अकेले छोड़े जाने से केवल भयभीत है। लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले इज़ाबेला आक्रामक ढंग से बारटेंडर का कॉलर पकड़ लिया। वह उसे सख्ती से आदेश देती है कि वह जैसी को न छुए और वादा करती है कि अगर किसी ने भी उसकी नौकरानी को एक उंगली भी छुई तो वह खुद यह सुनिश्चित करेगी कि वह न तो पूरी तरह से जी सके और न ही पूरी तरह से मर सके। बेहद डरा हुआ बारटेंडर घबरा कर
सिर झुका लेता है। संतुष्ट होकर वह उसे चले जाने का आदेश देती है। अंधेरे तहखाने में प्रवेश करते ही इजाबेला मन ही मन चूहों के राजा की समीक्षा करने लगती है। वह देखती है कि उसकी जन्मजात जादुई शक्ति बेहद कमजोर है, जिसके कारण दानव लोक में उसका स्थान बहुत ही नीचे है। किसी शक्तिशाली दानव के अधीन सेवा करने के लिए वह बहुत अहंकारी है। उसने मनुष्य पर शासन करने के लिए पाताल लोक को त्याग दिया और चूहों को नियंत्रित करने की अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक अत्यंत सफल सोचना दलाल के रूप में अपना जीवन यापन किया। उसे एक डेस्क के पीछे देखकर वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखरती है और लापरवाही से कहती है कि उसने सचमुच मान लिया था कि पिछली सदी में स्वर्गदूतों ने उसकी खाल उतार दी होगी, और यह देखकर गहरा आश्चर्य व्यक्त करती है कि वह अभी भी सांस ले रहा है। वह इंसान मुस्कुराते हुए जवाब देता है। तुरंत ही उसके साहस से लहजे को पहचान लेता है और सही सही उसकी पहचान लेडी बेला लॉर्ड ऑफ काउंटेक्स के रूप में कर लेता है। वह अनायास ही उठ उसे बैठने के लिए आमंत्रित करता है। इस बात को लेकर वह बेहद एक्साइटेड है कि एक शक्तिशाली पाताल लोक का शासक इजाबेला डंकन के शरीर के भीतर पृथ्वी जगत में क्यों आया है। हमारी नायिका यानी कि इजाबेला अशफाक ने क्लियरली कहा कि जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। चूहों का राजा बेहद करीब झुकता है और उसके मानव रूप का गहनता से निरीक्षण करता है। उसकी मुस्कान बेहद शिकारी जैसी हो जाती है जब वह बताता है कि वह उसकी सामान्य जादुई शक्ति का एक छोटा सा अंश भी मुश्किल से महसूस कर पा रहा है। उसके बालों की एक लट को कसकर पकड़ते हुए वह कहता है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां जीवित रहने का अधिकार सबसे युग के पास होता है, वह जादुई रूप से सीलबंद शासक पूरी तरह से अकल्पनीय है। एक बेहद डरावनी मुस्कान बिखरते हुए वह सीधे पूछता है कि क्या उसकी शक्तिशाली जादुई शक्तियां फिलहाल कैद में है। इजाबेला ने चूहे के राजा को अपनी उस बर्फीली निगाह से घेर लिया, जिसका मतलब है कि उसे अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और अपनी हद में रहना चाहिए। वह तुरंत विनम्रता का दिखावा करता है, लेकिन वह एकदम सीरियस बनी रहती है और स्वीकार करती है कि उसकी अधिकांश जादुई शक्तियां सील कर दी गई हैं। इससे पहले कि वह सदमे से उबर भी पाए, वह उसके चेहरे पर इस तरह हाथ रखती है जैसे वह कोमल होने वाली हो। फिर उसका सिर मेज पर पटक देती है और एक छोटा सा टेबल नाइफ उसकी गर्दन के ठीक बगल में रख देती है। वह यह क्लियर कर देती है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वह उसके जैसे व्यक्ति को पल भर में मिटा सकती है। वह अविश्वास से हथियार को घूरता है और बताता है कि यह तो सचमुच एक मेज पर रखने वाला चाकू है, लेकिन इजाबेला को इसकी परवाह नहीं है और वह उसे याद दिलाती है कि एक मालिक औजारों का चुनाव नहीं करता। वह गिड़गिड़ाता है, हार मान लेता है और जल्दी से माफी मांग लेता है, इस बात पर जोर देते हुए कि वह कभी भी दानव राजा के संरक्षण में किसी का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह परिणामों को लेकर बिना किसी सहारे के दानव होने की क्रूरता को लेकर पूरी तरह से घबरा जाता है। हमारी इजाबेला ने शांत भाव से पुष्टि की कि अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो लिलित चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। फिर वह अचानक असली सवाल पूछ बैठता है, यह सब बिना किसी को पता चले कैसे हो गया? डंकन परिवार भी नहीं। हमारी नायिका ने पुष्टि की कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इस शरीर की ओरिजिनल मालिक इतनी खुख्यात उपद्रवी थी कि किसी भी अजीब बिहेवियर को इजाबेला के स्वभाव के तहत दर्ज कर लिया जाता था। चूहों का राजा सारी बातों को जड़ कर दानव उपासकों के बारे में फैली अफवाहों का जिक्र करता है और कहता है कि वे अभी भी मौजूद हो सकते हैं और इतने सीक्रेट है कि उसने हाल ही में उनकी पुष्टि की है। वर्ण में बताया गया है कि दानव उपासक वे मनुष्य है जिन्होंने 500 साल पहले भी अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया और दानवों का साथ दिया। यह समझे बिना कि अधिकांश दानव उन्हें बेकार गद्दार मानते हैं। इजाबेला को उनके गढ़ और वहां देखी गई भयावह घटनाओं की याद आती है, जिसमें कृपा पाने के लिए बच्चों का नरसंहार भी शामिल है। एक ऐसा घिनौना काम जिसे राक्षस भी चुनना नहीं चाहेंगे। वर्तमान में लौटते हुए चूहे का राजा देखता है कि वह दानव उपासकों से कितनी नफरत करती है। हमारी इजाबेला भी इस बात से सहमत है। उसका कहना है कि वह किसी भी प्राणी के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इन अनुयायियों की तुलना किसी की पूजा करने वाले तिल चट्टों से करती है। वह यह क्लियर कर देती है कि उसकी नजरों में आने वाले तिल चट्टों के साथ वह क्या करती है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि संभवतः इजाबेला को उन उपासकों के माध्यम से ही आह्वान चक्र प्राप्त हुआ होगा और संकल्प में आश्चर्य करती है कि यह आह्वान हुआ कैसे। वह तुरंत काम की बात पर आ जाती है और पूछती है कि क्या वह दानव लोक के से संपर्क कर सकता है। वह एक जादुई उपकरण से कोशिश करता है, लेकिन यह विफल हो जाता है क्योंकि द्वार
काम नहीं कर रहा है। वर्णन में इस द्वार को एक अधर स्थायी पोर्टल के रूप में वर्णित किया गया है जो दानव लोक और मध्य लोक को जोड़ता है और इसका स्थान बदलता रहता है ताकि स्वर्ग दूत और मनुष्य इसे खोज न सके। चूहों के राजा का कहना है कि यह पहले खुल और बंद हो रहा था, इसीलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अब कनेक्शन को अवरुद्ध करने का मतलब है कि कोई हस्तक्षेप कर रहा है। हो सकता है वही इंसान जिसे ने उसे कैद किया था। हम इजाबेला इस बात से सहमत है और इसके पीछे का तर्क बताती है। एक दानव ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता जिसमें उसे नुकसान हो। सामान्य तौर पर इजाबेला की आत्मा ही कीमती होती, लेकिन एक उच्च श्रेणी के दानव को मानव शरीर में कैद करना किसी भी मानव आत्मा से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। बिना शर्तों को जाने ही सील कर दिए जाने का मतलब है कि कोई उसे लंबे समय तक यही बांधे रखना चाहता है और उसे दानव लोक में लौटने से रोकना चाहता है। चूहों का राजा पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट का लॉर्ड अपनी अनुमति से किए गए कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अनविज्ञ हो सकता है। इजाबेला खुलकर तो चुप रहती है, लेकिन उसे 500 साल पहले की बात और उसका पहला ठेकेदार जैक हार्वे याद है, जिसने उसे धोखा दिया और उसकी सारी शक्ति छीन ली। अपनी जादुई शक्तियों के धीरे धीरे वापस आने के दौरान जिंदा रहने के लिए उसने जादू के बदले में अन्य संबंधों को अपनी सत्ता के कुछ हिस्से सौंप दिए और इसके बनाने की क्षमता प्राप्त हुई। इसीलिए उसे उन पर तुरंत शक हो गया था और अब भी होता है। चूहों का राजा इस बात पर जोर देता है कि क्या कोई उसकी अनुमति के बिना ठेकेदार की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इजाबेला का इशारा है कि वह समझा सकती है, लेकिन बस तभी जब वह बाद में मरने के लिए तैयार हो और वह तुरंत तय कर लेती है कि उसे उस ज्ञान की जरूरत नहीं है। वह शिकायत करती है कि उसे आज इतनी बार धमकियां मिली है कि उसे घर जैसा महसूस होता है। उसे याद दिलाने से इजाबेला को एहसास होता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गई है। वह अपने फालतू जानवर सुबह के राक्षस कामाजी का जिक्र करती है और इस बात को लेकर चिंतित होती है कि उसके अचानक चले जाने के बाद उसे कौन खिला रहा होगा। चूहों का राजा घबराकर उम्मीद करता है कि वह दूसरे राक्षसों को ना खा जाए, क्योंकि वह एक अजगर को भी चबा सकता है। इजाबेला ने फैसला किया कि उसे इसे लाना ही होगा। वह घबरा जाता है और बताता है कि उसकी शक्तियां सील कर दी गई है और द्वार बंद है, और वह शांति से उससे कहती है कि वह खुद इसका हल निकाले। वह इसे अत्याचार कहता है क्योंकि वह सही है। फिर इजाबेला को याद आता है कि वह क्यों आई थी और वह उससे सारे पैसे मांगती है। सीन वापस पव में चला जाता है जहां वह जैसी के पास लौटती है और नैतिक संकट की सिचुएशन में उसके ऊपर सिक्कों से भरा एक थैला गिरा देती है। यह 100 सोने के सिक्के हैं और जैसी यह देख कर डर जाती है और पूछती है कि क्या उसने सचमुच किसी को लूटा है। इजाबेला ने स्वीकार किया कि उसने किसी से जबरदस्ती वसूली की और यह क्लियर कर दिया कि वह और ज्यादा के लिए वापस आएगी। एक संक्षिप्त झलक में चूहे का राजा गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई देता है कि उसे अपने सूफी या कारोबार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, जबकि इजाबेला उससे सहमत होती है और उसे अगली बार ज्यादा पैसे तैयार रखने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद इजाबेला सोचती है कि उसे अपना अधिकार बनाए रखना होगा, क्योंकि वह लोग असल में उसके अधीनस्थ है। जैसी पूछती है कि क्या वह सामान्य तरीके से पैसे नहीं कमा सकती या कम से कम जबरन वसूली करने के बजाय जानकारी बेच सकती है। जैसी ने यह भी पूछा कि क्या यह डंकन परिवार के रहस्य जैसा कुछ था। इजाबेला बेफिक्री से दावा करती है कि वह गैबी की तरह नींद में अंगूठा चूसते हुए बेच और बता सकती है, जो कि क्लियरली झूठ है। लेकिन जैसी अब भी इस पर अटकी हुई है और यह जानने की मांग करती है कि इसके लिए कौन पेमेंट करेगा और इससे क्या साबित होता है, इससे पहले कि वह अनजाने में यह सोचने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। इजाबेला बात खत्म कर देती है, कहती है कि वे अगले गंतव्य पर जा रहे हैं और जोर देकर कहती है कि सोने के सिक्के एक भोज के परिधान का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन वह इतनी छोटी चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। वह इसे 10 गुना करने का वादा करती है, नहीं 20 बार। जैसी सहज प्रवृत्ति से घबरा जाती है और इजाबेला पूरी आत्मविश्वास के साथ योजना की घोषणा करती है। कैसीनो। जैसी बस यही पूछ सकती है कि क्या इजाबेला का इस जीवन में ईमानदारी से पैसा कमाने का कोई इरादा है। जैसी पूरी तरह से घबरा जाती है और उस युवती को चेतावनी देती है कि जुआ घर में कदम रखने का मतलब है कि ड्यूक उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। इजाबेला बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने बेफिक्री से नौकरानी से कहा कि जाओ और
चुगली कर दो। हालांकि अंधेरी गली में चुपचाप उनका पीछा करते हुए किसी को देखकर उसका ध्यान अचानक भटक जाता है। दो बेहद अजीब इंसान अंधेरे से बाहर निकलते हैं और आक्रामक रूप से उनका रास्ता रोकते हैं। सरगना मुस्कुराता है और कहता है कि अमीर लोगों को बिल्कुल चुप रहना चाहिए, क्योंकि भरी पर्स देखकर घूमना लगभग पूरे शहर को परेशान कर देता है। जैसी दहशत से हाफने लगती है और घबराकर पूछने लगती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इजाबेला ने शांत भाव से एक त्रुटिहीन 3 चरणीय योजना तैयार की। सबसे पहले जैसी को हद से ज्यादा शोर मचाने के लिए पीट कर बाहर निकाल दो। दूसरा, लुटेरों को बेरहमी से मार गिराओ। तीसरा, लुटेरों से उनकी सारी सीक्रेट जमा पूंजी जब्त कर लो।